नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। हिमाचल जीके सीरीज में ये नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, तकरीबन 7th लेक्चर है जो कि कॉन्टिन्यूअस रहेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने मित्रों से भी शेयर करें। तो चलिए, हिमाचल प्रदेश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ये लास्ट लेक्चर है हमारा। इसके बाद कल से हम इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन नेक्स्ट प्रजामंडल के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक, तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम आज। ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट, जो अगर हम इंडियन पार्लियामेंट की बात करें तो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन नंबर, ठीक है, आर्टिकल नंबर 79 में भारत में पार्लियामेंट, संसद, संसद का एक टॉपिक दे रखा है। इंडियन पार्लियामेंट जो कि बाय कैमरल लेजिस्लेचर है भारत में, और इस संसद के 3 अंग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। आर्टिकल नंबर 80 के तहत एक होता है राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 81 के तहत दूसरा पार्ट होता है लोकसभा, और तीसरा आर्टिकल नंबर 52 के तहत एक पार्ट होता है प्रेसिडेंट। इससे हमारा क्या बनता है, पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक, पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंट भूमिका कहाँ है? भारत में ये लॉ मेकिंग बॉडीज है, लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी कि भारत में जितने भी कानून बनते हैं वो इसी पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी पावर इसी के पास होती है। पार्लियामेंट हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो वहीं से चीज़ों को उठाएंगे। ठीक, हाँ, थोड़ा सा आप इतना समझ लीजिए कि राज्यसभा में टोटल एट प्रेजेंट 245 मेंबर्स हैं, 245 मेंबर्स हैं, जिसमें से 12 मेंबर्स, ठीक है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस, सोशल सर्विसेज, इन क्षेत्रों से, ठीक है, इन क्षेत्रों से 12 लोग नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति। और ये इम्पोर्टेंट, अगर आप देखें, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसका आर्टिकल पूछता है, आर्टिकल का सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 83 के तहत प्रेसिडेंट क्या करता है, राज्यसभा के लिए 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है। और बाकी जो आपके 33 मेंबर हैं वो वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं किसके द्वारा? ठीक है, बाय MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक, और लोकसभा में टोटल 445 मेंबर्स हैं, 445 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 443 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, चुनाव करवा दिया जाता है। 2 एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियंस का भी जो ये कंसेप्ट है 2019 अमेंडमेंट में इसको भी हटा दिया गया है। ठीक है, इसके लिए आपको आर्टिकल नंबर 331 से लेकर, ठीक है, 331, 332, ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसमें रिजर्वेशन का एक टॉपिक रहता है जब हम इलेक्शन कमीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले लोकसभा की चर्चा कर रहे हैं। लोकसभा में जितने भी मेंबर्स हैं वो किसी न किसी स्टेट से जाते हैं, ठीक है, किसी न किसी यूटी से जाते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट है इंडिया में, 28 स्टेट से, ठीक है, हर स्टेट से एक पार्टिसिपेशन रहता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर, जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा हुई वहाँ की नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी भी ज़्यादा होगी, और जहाँ की पॉपुलेशन कम होती है वहाँ की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी भी कम होती है। लोगों के द्वारा डायरेक्टली अपॉइंट होते हैं ये लोग। ठीक है जी। यानी कि 18 साल से उम्र ऊपर जिसकी एज है उसको अडल्ट फ्रेंचाइज मिल जाता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं उसको, वो वोट कर सकता है। ठीक, इंडियन पॉलिटी के बहुत सी चीज़ें होती हैं,
भारत में ये इनिशियल ये एज 21 हुआ करती थी वोटिंग एज, ठीक है जी। 1989 में 1989 में, ठीक है, एज को घटाकर कितना कर दिया गया था, 18 कर दिया गया था, ठीक है। ये आप इंपॉर्टेंट याद रखें, 69th अमेंडमेंट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके तहत भारत में इस एज को 18 कर दिया गया था, उससे पहले 21 हुआ करती थी एज, ठीक है जी। चलिए हिमाचल प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, तो हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक राज्य की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसे कि गुजरात, सॉरी आपका जो राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा 80 सीट्स उत्तर प्रदेश से जाती हैं, उत्तर प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं। एक सीट ये वाली दिख रही होगी आपको, इसको बोलते हैं मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। एक सीट आपको ये दिख रही होगी, इसको बोलते हैं शिमला कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको ये दिख रही होगी, इसको बोलते हैं हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको यहाँ पर दिख रही है, इसको बोलते हैं कांगड़ा। कांगड़ा में चंबा भी शामिल है कांगड़ा में, ठीक है जी, और कांगड़ा का संपूर्ण एरिया इसमें आता है, ठीक। और जो मंडी की सीट है, मंडी की सीट आप देख लें तो मंडी पूरा का पूरा ये कवर कर रहा है, ये पूरा का पूरा मंडी, यानी कि मंडी में लाहौल स्पीति का भी हो गया, कुल्लू का भी हो गया, ठीक है। एक एक आप शिमला की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी इसमें आती है, ठीक है जी, है ना। ये वाला सारा रीजन मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, इसको हम आगे मैप में फिर से एक बार देख लेंगे। मंडी बहुत बड़ी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इनफैक्ट भारत में दूसरे नंबर पर है एरिया वाइज, ठीक है। और ये कांगड़ा का रीजन है, कांगड़ा में कौन कौन सी सीटें आती हैं इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और ये हमीरपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और ये शिमला की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसमें सिरमौर का हो गया, सोलन का, और शिमला का पार्ट हो गया, क्लियर। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। लोकसभा के पहली बार चुनाव कब हुए थे, 1952 में हुए थे। हिमाचल प्रदेश में उस समय 2 सीट्स थी, 2 सीट्स थी, एक मंडी महासू की कंबाइंड सीट थी, ठीक है। अमृत कौर और गोपी राम यहाँ से ड्यूअल मेंबर अपॉइंट हुए थे, ठीक है जी। ये कंबाइंड सीट थी महासू और मंडी से आपके अमृत कौर, और महासू क्षेत्र से गोपीराम को अपॉइंट किया गया था। और एक सीट चंबा सिरमौर की थी, यहाँ से AR सेवाल को अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो ये याद रख लीजिए, यानी कि हिमाचल प्रदेश में 2 सीटें थी, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन गया, फर्स्ट विमेन अमृत कौर, ठीक है जी, और फर्स्ट मेल गोपी राम एंड AR सेवाल इन दी लोकसभा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, ठीक। उसके बाद सेकंड इलेक्शन हुए 1900 ये 1957 में सेकंड इलेक्शन हुए लोकसभा के। उसमें सीट की संख्या बढ़कर हिमाचल प्रदेश में 4 हो गई, एक चंबा आई, महासू आई, मंडी आई, और बिलासपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी आई, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल समझने वाला है आपको कि 1952 इनिशियली लोकसभा की 2 सीटें थी हिमाचल प्रदेश में। 1957 में कौन कौन सदस्य आए पढ़ने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि है, 4 मेंबर्स, ठीक है, 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी हुई, ठीक है जी। और उसके बाद फोर्थ में जो 1967 में जो इलेक्शंस हुए थे, फोर्थ इलेक्शन थे, इसमें 6 सीटें कर दी गई थी, 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी आई थी। कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी आई थी उसको भी देख लेते हैं। एक चंबा थी, एक महासू, एक मंडी, सिरमौर, कांगड़ा और शिमला। तो ये 1967 में 6 सीट्स कर दी गई थी। उसके बाद 5th लोकसभा इलेक्शन हुए 1971 में, तो एक बार फिर से परिसमन आयोग हुआ, परिसमन आया, और लोकसभा की सीट्स कितनी कर दी गई, 4। और उसके बाद 2024 तक, यानी कि जो लास्ट इलेक्शन हुए हैं, उसमें 4 ही कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रेजेंट हुई, एक कांगड़ा है, एक शिमला है, एक मंडी है, और एक हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है। क्लियर हो चुका है, 4 मेंबर,
ठीक है, फिर से 1952 में 2, 1957 में 4, 1967 में 6 और उसके बाद 1971 के बाद टिल टुडे 4 सीट्स आती हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। फर्स्ट फीमेल एमपी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, अमृत कौर मैं पढ़ा ही चुका हूं, मंडी कॉन्स्टिट्युएंसी से हुई थी। फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, वो भी अमृत कौर थी। ये उस समय फर्स्ट फीमेल रही थी और इनको हेल्थ मिनिस्ट्री दे दी गई थी, हेल्थ मिनिस्टर बनी थी। और इस टेन्योर इसमें ये तकरीबन 10 वर्ष इन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री के पर काम किया था, तो लॉन्गेस्ट टेन्योर है इनका भी। तो पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर कौन थी? अमृत कौर। हिमाचल से कौन थी? अमृत कौर। ये भी याद रखना, सेंटर में भी अमृत कौर फर्स्ट फीमेल हेल्थ मिनिस्टर बनी है भारत की। लॉन्गेस्ट सर्विंग एमपी यानी कि सबसे लंबा कार्यकाल किसी लोकसभा सदस्य के रूप में किसका है? किशन दत्त सुल्तानपुरी है। कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी 6 बार इलेक्ट हुए हैं और इनके सुपुत्र लास्ट टाइम 2024 का चुनाव हिमाचल प्रदेश से शिमला कॉन्स्टिट्युएंसी से लड़े थे, वो हार गए थे सुरेश कश्यप जी से। ठीक। फर्स्ट इंडिपेंडेंट एमपी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, राजा आनंद चंद। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि ये राज्यसभा में अपॉइंट हुए थे। ठीक है, हाँ, राज्यसभा में अपॉइंट हुए थे 1957 में। तो ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट एमपी हैं हिमाचल प्रदेश से, राजा आनंद चंद। बिलासपुर के राजा थे ये, हालांकि राजा लिखना ठीक नहीं होगा, 1947 के बाद राजा का टाइटल भी खत्म हो गया। ठीक है जी, तो बिलासपुर से थे, तो ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट नोट करनी चाहिए। करंट मेंबर्स, करंट कॉन्स्टिट्युएंसी शिमला कॉन्स्टिट्युएंसी है। सुरेश कश्यप जी वर्तमान में सदस्य हैं भाजपा के, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। मंडी कंगना रनावत, ठीक है, लास्ट इलेक्शन जीती थी, ये भी भारतीय जनता पार्टी से थी। ठीक है, सॉरी हैं। और कांगड़ा से भी राजीव भारद्वाज, पूरी बीजेपी का गढ़ बन चुका है लोकसभा में। तो हमीरपुर से अनुराग ठाकुर जी, इनके बारे में भी सब जानते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, यूथ मिनिस्ट्री इनके पास दी गई है सेंटर में। ठीक है, तो ये आप हिंदी में भी नोट कर सकते हो, जो हिंदी वाले हैं। ठीक है, आप इसको नोट करते चले। क्लियर हो गया यहां तक? ये सब कुछ हिंदी में भी मेंशन है, तो हिंदी वाले यहां से हिंदी में नोट कर सकते हैं। ठीक। अब लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी की हम चर्चा करें, कहां कहां से कौन कौन सा, हालांकि मैं मैप भी दिखा चुका हूं, फिर से एक बार मैप देखेंगे। ठीक है, लोकसभा सीट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिमला लोकसभा सीट की। याद रखें बच्चों, हिमाचल प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें हैं 68। ठीक, और लोकसभा की सीट है 4। तो अगर हम डिवाइड करेंगे इसको तो इक्वल टू 17 आ जाता है, यानी कि एक लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी में 17 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स आती हैं। ठीक है, 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ठीक है जी, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, यानी कि जो हमारी शिमला में टोटल 8 सीटें हैं विधानसभा की, उसमें से 7 सीटें शिमला लोकसभा में आती है। ठीक है, तो इस 8वीं कौन सी बची? याद रखिए, रामपुर सीट, जो रामपुर शिमला की एक इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट है, विधानसभा क्षेत्र है ये, मंडी लोकसभा का पार्ट है। यानी कि जो आपका रामपुर कॉन्स्टिट्युएंसी के लोग मंडी में, इन्होंने कंगना रनावत जी को जिताया है लास्ट टाइम। ठीक है, यहाँ मंडी में वोट करेंगे ये लोग। दूसरा, सोलन में विधानसभा की 5 सीटें हैं, तो ये पांचों की पांचों शिमला में आती हैं। सिरमौर में टोटल 5 सीटें हैं, तो ये भी शिमला में आती हैं। तो टोटल मिलाकर 7, 5, 12, 17 सीट हो चुकी हैं। यानी कि ये रहा हिमाचल प्रदेश में शिमला कॉन्स्टिट्युएंसी का पूरा रीजन। रामपुर को छोड़कर सोलन, सिरमौर और शिमला की सभी जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वो इसमें आती है। कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट आती हैं हमारी। चंबा में टोटल 5
तो टोटल 5 सीट है। जो यहाँ की भरमौर सीट है, भरमौर सीट भी मंडी चली जाती है, मंडी चली जाती है। ठीक। कांगड़ा में टोटल 15 सीट्स हैं। 13 कांगड़ा में आती हैं, 2 सीट्स, एक देहरा वाली सीट और एक जसवा परागपुर वाली सीट। परागपुर वाली सीट ये हमीरपुर लोकसभा में आती है, याद रखना, हमीरपुर लोकसभा में आती हैं, आगे फिर से मेंशन है। तो टोटल 13 और 4 17 हो गई, यानी कि कांगड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में केवल कांगड़ा और चंबा ही आती हैं। ठीक है, मैं मेंशन करा चुका हूं मैप में। ठीक है जी। मंडी विधान लोकसभा क्षेत्र, इसमें मंडी में टोटल 10 हैं, 10 हैं। ठीक है जी, जिसमें से 9 सीटें, 9 सीटें ही किसका पार्ट है, मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी का पार्ट है। ठीक है, मंडी की एक जो धर्मपुर सीट है, धर्मपुर लोकसभा विधानसभा क्षेत्र है, ये हमीरपुर में आता है, याद रखना हमीरपुर में आता है। कुल्लू में टोटल मिलाकर 4 सीटें हैं, तो ये मंडी में ही आती हैं। किन्नौर में 1 सीट है, ये भी मंडी में। लाहौल स्पीति में 1 सीट है, ये भी मंडी में। रामपुर का जो सॉरी शिमला का जो रामपुर रीजन है, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ये भी मंडी के अंडर ही आता है। और चंबा का भरमौर, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, ये भी मंडी के अंदर ही आता है। तो 9 4 13 14 15 16 17 यहाँ पर भी हो गए। लास्ट में बचती हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी। हमीरपुर में टोटल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, वो सारे इसी का पार्ट है। बिलासपुर में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, वो इसी में आते हैं। उन्ना में टोटल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, और कितने हो गए ये, 5 5 10 4 14। धर्मपुर एक मंडी का, 15 हो गए। और एक देहरा, देहरा और परागपुर, जसुआ परागपुर ऑफ कांगड़ा, ये कांगड़ा की 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। ये भी किसका पार्ट है, हमीरपुर विधान लोकसभा का पार्ट है। क्लियर हो गया है, मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, ये मेंशन है आप लोगों के पास। क्लियर हो चुका है जी। फिर से इसका मैप समझते हैं, मैं ऑलरेडी मेंशन मैप में कर चुका हूँ। ठीक है, मंडी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया वाइज भारत की दूसरी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मंडी में संपूर्ण लाहौल स्पीति आया, ठीक है, किन्नौर आया, 1 सीट यहां से आपके भरमौर की भी चली गई, चंबा वाली। ठीक है जी, इसके साथ साथ 1 सीट शिमला की भी चली गई यहाँ पर। ठीक है, रामपुर वाला रीजन। ठीक है, क्लियर हो चुका है। और ये जो शिमला है, शिमला में आपके शिमला, आपका सिरमौर और सोलन जैसे पार्ट आते हैं। क्लियर हो गया है, तो मैप में आप प्रॉपर तरीके से इसको समझ सकते हैं। ये कांगड़ा में कांगड़ा और चंबा ही आती है। कांगड़ा की 13 सीटें और 4 चंबा की 17 हो गई। हमीरपुर में मल्टी है, हमीरपुर में उन्ना है, हमीरपुर में हमीरपुर है, हमीरपुर में बिलासपुर है, और 2 सीटें आती हैं कांगड़ा की और 1 आती है मंडी की, धर्मपुर रीजन। क्लियर हो चुका है। आई थिंक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट्स की। राज्यसभा की कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होती है। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि वो एमएलएज के द्वारा अपॉइंट होते हैं। अगर हमारी भागीदारी नहीं है उसमें, तो फिर कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवीजन हो नहीं सकता। इसका जो चुनाव होते हैं वो विधानसभा के अंदर ही ऑर्गेनाइज करवा दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि विधानसभा के सदस्यों द्वारा इनके चुनाव हो जाते हैं। ठीक है, और एमएलए जो ये एमपी ऑफ राज्यसभा होते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो 6 इयर्स के लिए अपॉइंट होते हैं और 1/3 रिटायर्ड होते रहते हैं। मान लीजिए हिमाचल प्रदेश से, मानना क्या है ये एग्जैक्टली है, 3 सदस्य हैं, तो 3 में से 1 मेंबर आपका रिटायर हो जाएगा। ठीक है, अपने 6 साल कंप्लीट करके, फिर अगले 6 साल, इसको मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे होता है। ठीक है, तो राज्यसभा के बारे में आपको कंप्लीट चीजें नहीं पढ़नी है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटें
तो थोड़ा सा हिस्ट्री जरूर जाने। फर्स्ट मेंबर कौन थे? चिरंजी लाल वर्मा। 1952 से लेकर 1958 तक इनका कार्यकाल रहा हिमाचल प्रदेश राज्यसभा में। हिमाचल प्रदेश की तरफ से इन्होंने पार्टिसिपेशन किया। ठीक है जी। फर्स्ट इंडिपेंडेंट मेंबर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आनंद चंद। आनंद चंद पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो इंडिपेंडेंटली अपॉइंट हुए थे। इंडिपेंडेंट का मतलब है किसी पार्टी से इनका संबंध नहीं था, निर्दलीय थे ये। ठीक है, अपॉइंट हुए थे। लॉन्गेस्ट टेन्योर 3 बार, यानी कि क्षेत्रीय 18 साल। रोशन लाल जी 1970 से 1976, 1976 में फिर अपॉइंट हुए। ठीक है, और 1982 तक ये 3 टाइम यानी कि मेंबर रहे। 1982 में फिर इनका टेन्योर और शुरू हुआ था, 1980 तक रहे थे, 88 तक रहे थे। ठीक है जी। और हम अब बात करें फर्स्ट वीमेन की, तो लीला देवी 1956 में अपॉइंट होने वाली है, फर्स्ट वीमेन थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। और फर्स्ट वीमेन इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, चंद्रेश कुमारी पहली ऐसी महिला थी जो लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में अपॉइंट हुई थी। तो ये भी आपको चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। वर्तमान की बात करें तो पहला नाम है इंदु गोस्वामी का। 2020 से 2026, मैंने कहा था ना ये 2026 में रिटायर हुई। ठीक है, 2020 में अपॉइंट हुई थी ये। 2020 से 2026 इंदु गोस्वामी। ठीक है, ये भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। सिकंदर कुमार, ये भी भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। इसमें इनका टेन्योर 2022 में शुरू हुआ, तो 2028 में ये क्या होंगे, इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, यानी कि ये तब रिटायर होंगे। ये भी भारतीय जनता पार्टी से ही है। ठीक है, एग्जैक्टली होता क्या है, जब किसी विधानसभा क्षेत्र में जिसकी सरकार होती है, जिसके पास मेजोरिटी होती है, हमेशा राज्यसभा सदस्य वहीं का अपॉइंट होता है, केवल हर्ष महाजन जी के केस में। 2024 में हर्ष महाजन जी अपॉइंट हुए, 6 साल इनका 2030 में कंप्लीट करेंगे ये। ठीक है, यहाँ पर कुछ अनोखी घटना घटी थी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में टोटल कांग्रेस के पास कुल मिलाकर 40 थे और 25 थे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास विधायक। ठीक है, और 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। तो हुआ क्या, अब देखिए सिंपल सी बात है, 40 सदस्य किसको चुनेंगे, अपने कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य को अपॉइंट करेंगे। लेकिन हुआ क्या, 25 लोगों ने हर्ष महाजन को वोट किया, इन 3 लोगों ने भी हर्ष महाजन को वोट किया, टोटल 28 वोट हो गए। ठीक है जी। और उसके बाद तकरीबन 5 मेंबर, सॉरी 6 मेंबर यहाँ से इन्होंने भी किसको किया, यहाँ पर, यानी कि 40 में से 6 मेंबर कांग्रेस के बीजेपी के साथ चले गए, 34। इनके पास भी 34 बच गए, यानी कि फिर वहां पर क्या करवा दिया गया, ठीक है जी, टॉस करवा दिया गया कि अब कौन जीतेगा। तो उसमें हर्ष महाजन जी की जीत हुई और 2024 में ये कुछ नया सिनेरियो है। ठीक, 6 मेंबर आईएनसी के, जो 6 मेंबर जिन्होंने हर्ष महाजन जी को वोट दिया था, उनको सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि इसमें इन 6 सीटों पर बाय इलेक्शन हुए, जिसमें से 5 सदस्य तो हार गए। और बाद में ये 3 सदस्य जो थे, इन्होंने भी एमएलए के पद से रेजिग्नेशन दे दिया, इनके ऊपर भी बाय इलेक्शन करवा दिए गए थे। ठीक है, तो चलिए इतना समझने की, इतना तो सभी को पता ही है, क्योंकि लास्ट टाइम न्यूज़ में काफ़ी था, चर्चा में काफ़ी थी ये चीज़ें। ठीक है, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, जिसमें हमने गवर्नर पढ़ लिया, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़, लोकसभा पढ़ लिया, विधानसभा पढ़ लिया, राज्यसभा पढ़ लिया, ठीक है, सीएम पढ़ लिया। इसके बाद हम जो अगली क्लास करेंगे वो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को लेकर होगी हिमाचल प्रदेश के, और नेक्स्ट होगी हमारी प्रजामंडल के इतिहास के साथ साथ। और नई चीज़ें हम इसमें MCQs अब शुरू करने वाले हैं। एक ऐसी क्लासेस रहेगी जिसमें 50 MCQs हमारे सॉल्व होंगे, वो वीक में
हफ्ते में एक क्लास जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर रिवीजन क्लास रहेगी। ठीक है, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।